from Tips Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्नर पैट्री ग्रुप में मैं हूं डॉक्टर फरा मुनीर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकोनाइट निपैलस। एकोनाइटम निपैलस को मॉन्क सूट भी बोलते हैं। एक जहरीला पौधा है। इसका जो जहर है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर इसका इफ़ेक्ट होता है। यही वजह है कि इस पॉइज़न को जब यूज़ किया जाता है तो पोटेंसी में मोस्टली यूज़ किया जाता है। एकोनाइट अमूमन खुश्क और ठंडे मौसम की दवा कहलाती है क्योंकि इसकी बीमारियां ज़्यादातर खुश्क सर्द मौसम में लगती हैं। मगर यह ज़रूरी भी नहीं है कि एकोनाइट सिर्फ सर्द खुश्क मौसम की बीमारियों में ही इस्तेमाल हो। यह हर किस्म की बीमारियां हर किस्म के मौसम में अगर सडनली और तेज़ी से शुरू हो और इसके साथ शदीद किस्म का खौफ पाया जाए तो वहाँ पर एकोनाइट का इस्तेमाल होता है। एकोनाइट के पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और फियर लाजमी पाया जाता है। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि एकोनाइट के पेशेंट जो होते हैं मरीज़, वो सडनली उनके अंदर बीमारी का हमला होता है। यानी एक पेशेंट आराम से खामोश होकर बिल्कुल बैठा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये फ़ौरन इस तरह की हरकत कर सकता नहीं। वो अचानक से चिल्ला उठेगा, ओए मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। वो बच्चों की तरह रोना लग जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। उसके अंदर सडन चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। सडनली कोई एक पेशेंट है, यानी कि एकोनाइट का मरीज़ है, अगर वो कहीं पर बैठा हुआ है, वो एक्साइटेबल है, हाइपर सेंसिटिव है, थोड़ा अगर जहाँ पर पेशेंट कोई बात हो रही है, लोग हंस रहे हैं, थोड़ा हंसेंगे, लेकिन एकोनाइट का पेशेंट वहाँ पर खिलखिला कर हंसेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नॉर्मल रोने से भी गुजारा हो सकता है, कोई बात हो रही है, इंसान कोई रोना वाला सिचुएशन है, वहाँ पे रो रहे हैं या कुछ भी, लेकिन एकोनाइट का पेशेंट वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। बाज़ दफ़ा तो वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाना भी शुरू कर देता है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं डिपेंड द सिचुएशन के, वो सिचुएशन के हिसाब से इसकी जो एकोनाइट के पेशेंट्स की होती है, इसके अंदर इस कदर रेस्टलेसनेस पाई जाती है, एंजाइटी पाई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो के चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इसको फ़ियर ऑफ रोड होता है। वहाँ पे गैदरिंग होती है, लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन इसको रोड क्रॉस करने पर इसको फ़ियर बढ़ जाता है। ये जब तक कोई इंसान इसको पकड़ के हाथ इसको रोड क्रॉस नहीं करवाएगा, ये रोड क्रॉस नहीं कर सकता। इसके अंदर इस कदर फ़ियर पाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई आम इंसान है, वो इजीली गाड़ियाँ देखेगा, इधर उधर देखेगा, वो रोड क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एकोनाइट के पेशेंट यहाँ पर फ़ियर की वजह से रोड क्रॉस नहीं कर पाते। इसके अंदर इस कदर यानी कि बेचैनी पाई जाती है, फ़ियर हो जाता है कि ये रोड क्रॉस करना इसके लिए मुमकिन ही नहीं होता। जब भी इसको अपनी तकलीफ़ें देखता है, इसको तकलीफ़ होती है, तो वो दूसरों का बारे में देखता ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है। यानी कि इसको अपनी तकलीफ़ से बाहर कुछ नज़र ही नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई एकोनाइट का पेशेंट आता है तो वो आके वो ये नहीं देखेगा कि डॉक्टर साहब के पास कोई बैठा हुआ है या मेरे साथ कोई बंदा आया हुआ है, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ की तरफ ध्यान रखेगा। यहाँ पर आप इसको एकोनाइट के पेशेंट को सेल्फिश भी कह सकते हैं। वो अपनी मर्ज़ की तरफ ही ध्यान देता है। वो उसको बस यही होता है कि मैं गया, मैं मर गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बाज़ दफ़ा उसकी मेंटली कंडीशन इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अपनी मौत का वक़्त तक बता देता है कि मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे मर जाना है। यानी कि इस कदर इसकी मेंटली कंडीशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए इसको रेस्टलेसनेस का ट्रायो भी बोलते हैं। एकोनाइट और आर्सेनिक के पेशेंट्स के अंदर मेंटली रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि इसकी जो पेन जब होती है, इसके को पेशेंट को दर्द होती है, तो वो इस कदर उसको फ़ील करता है कि मैं मर गया। अपनी अगर उसको सर्दी लग गई है या किसी वजह से हल्की सी भी दर्द शुरू हुई है तो उसको वो बहुत ज़्यादा फ़ील करेगा। इस कदर फ़ील करता है कि बस फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है।
ख़ास तौर पर शाम के वक़्त या सर्दी के साथ ठंड में इसके जो दर्द है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका कलर रेड होना शुरू हो जाता है। इस कदर बाज़ दफ़ा दर्द के साथ इसके अंदर नमनक्स आ जाती है, टिंगलिंग आ जाती है, सरसराहट होने लगती है। एकोनाइट के पेशेंट की एक पहचान ये है कि जब ये रात को सोता है तो अपने ये दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख के सो जाता है। बाज़ दफ़ा ये बैठे बैठे भी सो जाता है। एकोनाइट के पेशेंट की ये भी एक पहचान है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एकोनाइट के पेशेंट्स के अंदर इस कदर सेंसिटिविटी क्यों पाई जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेस्टलेसनेस, फियर, एंजाइटी आ जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब एकोनाइट के पेशेंट के ऊपर सडनली कोई भी चीज़ अटैक करती है, चाहे वो सर्दी की वजह से उसके जिस्म के ऊपर इफ़ेक्ट होता है या मेंटली कोई शॉक लगता है उसको, तो उसकी वजह से उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं एकोनाइट के, इसके अंदर जब फियर आता है या एंजाइटी पाई जाती है या रेस्टलेसनेस के अंदर आ जाती है, तो इसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका ब्रेन और हार्ट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी कि जो सर्कुलेशन ब्लड की डिस्टर्ब होती है, इसका जो प्रेशर होता है वो मोस्टली ब्रेन पर और हार्ट पर अटैक करता है। फिर मरीज़ को लगता है कि अब मैं नहीं बचूँगा। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वर्टिगो भी स्टार्ट हो सकता है, डिजीनेस भी आ सकता है, क्योंकि जो कंजेशन ऑफ ब्रेन होती है, चाहे वह सर्दी की वजह से है या गर्मी की वजह से सडनली इसके ऊपर अटैक कर गई है या किसी शॉक की वजह से वो पेशेंट इस कदर फियर में चला गया है, तो वहाँ पर जो ब्लड है वो ब्रेन के अंदर ज़्यादा होता है। जब ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है तो ज़ाहिर बात है उसका ब्रेन भी सही तरह से वर्क नहीं कर पाता और हार्ट भी, तो वहाँ पर उसके अंदर फियर वाली कंडीशन आना शुरू हो जाती है। जब फियर हद से बढ़ जाता है तो फिर वो अपनी मौत तक का वक्त भी बता देता है। इसका चेहरा रेड हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी है। एकोनाइट का पेशेंट जब बैठा होता है तो उसका चेहरा रेड होता है, लेकिन जब वो बैठ के उठता है उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। उसको ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो वहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी तो उसका रंग रेड था, ये क्या अभी इसका रंग येलो होना शुरू हो गया है। यानी कि इसकी जो सडनली अटैक होता है, सडनली अचानक से इसके अंदर जो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, वहाँ पर इसका फेस भी रेड हो जाता है। फ्यूचर का भी इसको होता है, ये मुस्तकबिल में क्या होने वाला है पेश गोइयाँ करने लग जाता है। इसको ड्रीम्स ऐसे आते हैं, क्लेयरवॉयंट इसको बोलते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एकोनाइट को हम लोग तो मोस्टली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर पहले दर्जे का फ़ीवर होता है, यानी कि अर्ली स्टेजेस पे। जैसे पेशेंट को सर्दी लगी या लो लगी, पेशेंट के अंदर एकोनाइट की सिम्टम्स आ गई, वहाँ पर हमने इसको यूज़ करवा दिया। लेकिन अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, उसके अंदर जहरीलापन पैदा हो चुका है, जैसे कि बुखार बिगड़ गया है, टाइफाइड हो गया उसको, या डिफ्थेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, वहाँ पर हमें ना तो एकोनाइट की सिम्टम मिलेगी और ना ही हम ऐसे फ़ीवर के अंदर एकोनाइट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सडनली अटैक बेलाडोना में भी होता है, अचानक से तकलीफ़ का आना और अचानक से चले जाना। लेकिन यहाँ पर एकोनाइट से एक तो हम इस वजह से भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एकोनाइट के पेशेंट के अंदर फियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेलाडोना के जो पेशेंट होते हैं उनको कवर्ड जगहों पर, यानी कि जो जिस्म के हिस्से ढके हुए होते हैं, वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है। और जो एकोनाइट है, जो अनकवर्ड हिस्से होते हैं, खुले हुए होते हैं, वहाँ पर पसीना आता है। इस तरह से हम एकोनाइट को बेलाडोना से भी अलग कर सकते हैं। चूँकि एकोनाइट के अंदर फियर का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यही वजह है कि अगर किसी पेशेंट्स को गर्मी या लो लग जाने की वजह से डायसेंट्री कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पर हम इसको एकोनाइट का यूज़ करवा सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिसके दिल की धड़कन रफ्तार के मामूल से ज़्यादा हो, इसके लिए एकोनाइट बहुत मुफीद मेडिसन होती है।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदे में हवा पैदा होने से या असाबी कमज़ोरी की वजह से भी दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, नींद भी नहीं आती। और अगर किसी चीज़ का खौफ हो, कोई बुरी ख़बर सुनी हो या इम्तिहान देने के लिए जाना हो या कोई भी मसला दरपेश हो जिसके साथ दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और तबीयत में बेचैनी पाई जाए और फियर बढ़ जाए, तो वहाँ पर आप एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट बाज़ दफ़ा ज़हनी अमराज में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, शॉर्टकट रेमेडी में, ख़ास तौर पर सदमे या मायूसी से दिमाग पर इसका अटैक होता है। यही वजह है कि हर चीज़ से जब पेशेंट को खौफ आने लगे, फियर, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऐसी जगहों पर जहाँ पर पेशेंट के अंदर ये तीनों सिम्टम्स इकट्ठी पैदा हो जाएं, वहाँ पर आप अर्ली स्टेजेस के अंदर एकोनाइट दे सकते हैं। अगर एकोनाइट के पेशेंट्स को कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन के बाद उसकी बीमारी बढ़ जाए या क्रोनिक इख्तियार कर जाए, तो वहाँ पर इसकी जो फॉलो अप मेडिसन है वो सल्फ़र है। और इसकी एकोनाइट की रह जाने वाली सिम्टम्स को हम सल्फ़र दे के भी क्लियर कर सकते हैं। बाज़ डिजीज़ में ऐसा होता है कि मरीज़ खौफ से चीखें मारता है और चक्कर भी आने लगते हैं। मसलन अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से आपके आगे कोई कुत्ता या कोई जानवर आ गया है, वो आपके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया या झपटा उसने, तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। और इस तरह के जब खौफज़दा होने से पेशेंट का सर घूमने लग जाए या उसकी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, तो उसको उसकी इस कंडीशन को बहाल करने के लिए, उसको इस फियर से निकालने के लिए आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।